Honorable Chairman, thank you for the opportunity, because this is a bill and the Congress party has the right to initiate the discussion on the bill and set the agenda as the single largest opposition party in the parliament. This is not about a right of a personal member, but right of the single largest opposition party. Nonetheless, आज ये जो bill है, this bill deals with non-performing assets. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आज हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती खड़ी पड़ी है, और ये चुनौती न सिर्फ आज हमारे देश के लिए लेकिन पूरे दुनिया के लिए है। इसमें पूरी दुनिया भर देश के जो यहाँ के वित्त मंत्री है, अर्थव्यवस्था है, कोशिश कर रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का समस्या कैसे समाधान करें। कल मैं केंद्रीय वित्त मंत्री की अरुण जेटली जी की भाषण में सुन रहा था, उन्होंने कुछ क्रेडिट अपने सरकार की तरफ लिए कि फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, उसके लिए उन्होंने क्रेडिट लिया, इन्फ्लेशन कम हो गया, उसके लिए बीजेपी को क्रेडिट दिया। तो मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूंगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब 2 साल में बढ़ गया है, क्या उसका क्रेडिट आप लेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने अगर फिस्कल अकाउंट डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट अगर कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, इन्फ्लेशन अगर कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, रिटेल इन्फ्लेशन कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, तो जो 2 साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया उसका क्रेडिट भी मैं विनम्रता पूर्वक आपको दे देता हूं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब मैं आपको तर्क देता हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले 2 साल में 100% का उसमें बढ़ावा हुआ है। 2 साल में 100% से ज्यादा बढ़ावा हुआ है। 2016 में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का जो प्रोपोर्शन था टोटल ग्रोस लोन का 7.8% था, और 2009 में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का प्रोपोर्शन टू टोटल ग्रोस लोन्स 2.3%। आप डेटा चेक कर लीजिए, 2009 में 2.3% था, 2016 में 7.8% है, और ये समस्या और कम नहीं होने वाली। आपकी खुद की आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले वर्ष में ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2017 सेज कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो में इंक्रीज टू 12.5% एंड 12.9% इन द फॉलोइंग ईयर। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने तो विभिन्न प्रकार के अपने नियम निकाले हैं, स्कीम निकाले हैं। आपने जॉइंट लेंडर्स फोरम किया है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स किया है, सरफेसी किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी किया है। उसके बावजूद भी ये समस्या क्यों बढ़ रही है, और आने वाले दिन में भी क्यों बढ़ने की इसकी आशंकाएं हैं? आज इसका कारण ये बहुत साधारण है कि बीजेपी आज इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की चुनौती का समाधान निकालने में विफल हो चुकी है। आज 24 पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा ये समस्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। ये 24 पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनमें गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। आप चाहते हैं तो ये 3 साल में बहुत ये अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोल देते कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए आपने विभिन्न प्रकार के नियम निकाले हैं, आप रिकवरी करिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करिए, आपने तो विभिन्न प्रकार के अस्त्र दिए हैं। तो क्यों आपके सत्ता पक्ष के सबसे पहले स्पीकर बोलते हैं कि आज के पब्लिक सेक्टर बैंक्स डरे हुए हैं? उन्होंने बीजेपी के ओपनिंग स्पीकर ने क्यों कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो बैड लोन रिकवर करने में आज डरी हुई है? क्या यही इस एक्ट का उद्देश्य है कि जब आरबीआई का समर्थन आ जाएगा, आरबीआई का निर्देश आ जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो उनका डर कम हो जाएगा? लेकिन अगर जहां पे आप उनको समर्थन दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जहां पे जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस क्लाइंट ने कितना पैसा लिया है, उस क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो क्लाइंट वो 2 साल में दे पाएगा, 5 साल में दे पाएगा या 10 साल में दे पाएगा। वो पूरा ज्ञान उस क्लाइंट का फाइनेंशियल हिस्ट्री उस पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, जिसमें सरकार खुद एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। आरबीआई को कहां से ये जानकारी मिलेगी? आज आपने पूरा आपने तो आउटसोर्स कर दिया अपनी जो अथॉरिटी आरबीआई को। आरबीआई 24 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो विभिन्न जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और उस हर लेंडर का, जिस लोन बोरोअर का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसे दे पाएगा, वो जानकारी आरबीआई के पास कैसे आएगी? और कल को जाके आज तो आरबीआई आप समझ लीजिए आरबीआई रेगुलेटर है या आरबीआई एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि रेगुलेटर का काम है गाइडलाइन बनाना। अब जैसे कि यूरोप में भी एक प्रॉब्लम है,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो वहां पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने गाइडलाइन बना दी, लेकिन आप तो यहां पे निर्देश दे रहे हैं, जबकि आरबीआई के पास पहले से ही तथ्य अस्त्र है कि वो इन पब्लिक इंटरेस्ट एडवाइस दे सकता है। लेकिन आप आज बोल रहे हैं कि आरबीआई एकदम लोन डेट रिकवरी का स्ट्रेटेजी और पूरा डायरेक्टली आप इंटरवीन करेगा। तो इसका मतलब कल को जाके कोई लोन बोरोअर जो आरबीआई के एडवाइस से सहमत नहीं है, वो तो आरबीआई को कोर्ट में लेके जाएगा। दिस ओपन्स अप आरबीआई टू मोर लिटिगेशन, जहां पे आरबीआई का टाइम और कोर्ट में जाएगा। तो आपने तो आरबीआई के इंटरेस्ट को आपने करोड़ कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कौन है ये बड़े कंपनी जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी बड़ी चुनौती दे दी। आप इनके नाम, इन कंपनियों का नाम आप खुलासा करें। कौन कौन ये कंपनी है जिन्होंने 500 करोड़ का लोन लेके, 900 करोड़ का लोन लेके, 1000 करोड़ का लोन लेके आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इस ऐसे अर्थव्यवस्था में डाल दिया है। आप उनका नाम खुलासा करिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है। कुछ एक दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि ये जो कंपनी है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पे ऐसा भारी उन्होंने नुकसान डाला है, उनका नाम आप खुलासा करें। आज ये बड़े बड़े कंपनी सोचते हैं कि बिना किसी बिजनेस मॉडल के, बिना किसी प्रोजेक्ट प्लान के अपना पर्सनल इक्वेशन पब्लिक सेक्टर बैंक के मैनेजर के साथ क्योंकि अच्छा है तो वहां से लोन वो ले लेंगे और उनको उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने बैंक को नेशनलाइज करके पहली बार बैंक को आम आदमी के सुविधा के लिए उनको ऐसे एक व्यवस्था बनाई है। आप बैंक पे आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? विजय माल्या के किंगफिशर केस में क्या हुआ? विजय माल्या को आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लोन मिला है, जबकि उनकी किंगफिशर की फाइनेंशियल अवस्था ठीक नहीं है, क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं था। उनके अभी सीबीआई, आईटी और ईडी का केस भी चल रहा है आईडीबीआई के बैंक के, उसके भूतपूर्व जो उनके जो पहले सीएमडी है उन पे केस चल रहा है और 8 अधिकारी पे केस चल रहा है। ऐसे कितने केस है? ऐसे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिन्होंने अंडर द टेबल या किसी प्रकार का सीक्रेट डीलिंग करके आज बड़े बड़े कंपनी मालिक को ऐसा ऐसा लोन दिया है? उन पे आपने कार्रवाई की है कि नहीं की है? उन पे आपने किसी प्रकार का जांच पड़ताल किया है कि नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आपकी जो धीमी गति दिख रही है कि पैनामा पेपर्स के कौन है, एचएसबीसी का लिस्ट उसके पीछे कौन है, जो धीमी गति दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या कम दिनों में खत्म होने वाली है। ना आप किसी बड़े बड़े कंपनियों को आप कभी उनको कानून का उन पर लागू करेंगे। आज आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज जो जस्टिस विक्री है वो क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए सिकरी कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट डॉक्यूमेंट तो बड़ा सुंदर है, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, but it has great challenges in successfully implementing it. आज सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहे हैं कि आप कानून तो निकाल रहे हैं, कानून का उद्देश्य ठीक है, कानून का नक्शा ठीक है, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो मेटिकुलस प्लानिंग है, कहां है? आज भी ये नहीं पता चला कि इंसॉल्वेंसी का केस क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल देखेगी या इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल। बस इनिशिएटिंग स्पीकर 2 मिनट और सर। आज आपके सत्ता पक्ष ने खुद भी कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आज नहीं है। आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक अच्छा कानून है, लेकिन इस कानून को अगर आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो इसके लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए। डिमोनेटाइजेशन में तो हमने देख लिया कि मेटिकुलस प्लानिंग तो आप सरकार के पास ये हुनर तो नहीं है। मार्केटिंग का हुनर है, स्लोगन का हुनर है, लेकिन मेटिकुलस प्लानिंग आज उसका हुनर नहीं है। तो नतीजा क्या है? आज बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री, आप जो 60 साल बोलते रहते हैं, आपके ये सत्ता पक्ष के दौरान 2017 में बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री 60 साल में सबसे कम हो चुका है। ये क्रेडिट भी आपको मैं विनम्रता पूर्वक देता हूं। आपकी खुद की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि आज 2 जुड़वा प्रॉब्लम आ गए हैं कि एक तरफ बैंक की बैंक शीट ओवर लेवरेज्ड है और दूसरी तरफ वीक कॉर्पोरेट डिमांड है। कॉर्पोरेट आज इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो 8 कोर सेक्टर में 0.7% कम हो चुका है, जिसके कारण आज इंडस्ट्री भी बढ़ नहीं है। और कौन से सेक्टर्स में? कोल, स्टील, माइनिंग। आज इन सेक्टर्स में बहुत बड़ी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है और यही वो सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को नौकरी मिलती है। और ये सारा हम देख सकते हैं कि सरकार क्योंकि महत्व नहीं दे रही सर,
आज कैसे महत्व देगी? जहां पे एक तरफ वित्त मंत्री को जीएसटी लागू करना है, उसके तरफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनको ठीक करना है, और साथ ही साथ अब सरकार ने उनको रक्षा मंत्री को देके चाइना के साथ भी अब उनको देखना पड़ेगा। वी कैन नॉट हैव अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर who is also a full-time defense minister. Sarkar has to take a call because both are suffering. Our defense is suffering, our finance is suffering. और अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने नीति आयोग के एडवाइजर्स को थोड़ा सलाह दीजिए। नीति आयोग के एडवाइजर्स जब बड़े बड़े कंपनी के लोन हो सकता है कि ऐसा माहौल के लिए नीति आयोग के एडवाइजर्स आपके जब बड़े बड़े कंपनी के कर्जा माफ की बात आती है तो ये बोलते हैं कि बड़ा अच्छा पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन वही एडवाइजर जब बोलेंगे कि किसानों का कर्जा माफ करो तो बोलते हैं ये पॉपुलिस्ट है, ये पॉपुलिज्म है। तो बड़े कंपनी का कर्जा माफ करना एक अच्छा इकोनॉमिक्स है, लेकिन दुखिया किसानों का ये पॉपुलिज्म। सर ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए। वो तो इनिशिएटर है। एक दूसरी चीज आपकी बात कर रहा है, तीसरी चीज 6 दिन जरा आपके मीन्स अच्छी बात, 6 दिन वो बाहर चले गया। दो पॉइंट आप देखिए, नीति आयोग प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है कि उनके बनाए कि नीति आयोग के एडवाइजर बोलते हैं इफ किसानों का कर्जा माफ करना पॉपुलिज्म है। मैं दो चीज अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या को गहराई से समझिए, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते। आप जब भी आपके ऊपर सवाल आता है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है वो आप बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हो रहा है। आज 2008 और 2009 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। आज इराक और अफगानिस्तान में पहले जैसे युद्ध चल रहा था अमेरिका का, वो युद्ध नहीं है। आज तेल जो पहले 100% बैरल पे था, आज वो लगभग 50 या 30 डॉलर पे आ चुका है। तो पहले के जमाने में तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का सुविधा की अवस्था बहुत बड़ी है, उसके बावजूद भी आज अगर रोजगार की बात करें तो 2008 से अगर तुलना करें तो आपका नए रोजगार बनाने का रिकॉर्ड कम है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 2008-2009 जब पूरी दुनिया भर में यूरोप गिर चुका था, अमेरिका गिर चुका था, आयरलैंड गिर चुका था, इंडिया पे हमारे दबाव था, उसके बावजूद भी आज 2016-17 में जब मार्केट बहुत ठीक है, तब भी उसके बावजूद भी आज आप देश की अर्थव्यवस्था को ढंग से ठीक नहीं कर पा रहे। सर, चेयरमैन सर, आपने बहुत मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज आप बैंक्स को देखिए कि आज जो बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए थी, डिमोनेटाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में अब वो नोट गिनते हुए लग रहे हैं। 6 महीने हो गए, आरबीआई के गवर्नर पार्लियामेंट्री के स्टैंडिंग कमेटी में के जाके बोलते हैं कि मुझे अभी तक नहीं पता कि कितने नोट आ चुके हैं और कितना हमें कब तक हम ये दे पाएंगे। लास्ट इसीलिए एसबीआई के जो रेट गिर चुके हैं वो एंड है, और इसीलिए नॉन यंग मैन के साथ झगड़ा करूंगा। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।